नहीं, ऊपर वाला माइक, ऊपर वाला। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। जो लाइव आ चुके हैं कमेंट करके बता दो। बताइए जी, जो लोग भी लाइव हैं कमेंट करके बता दो। अनिल कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। बताइए एक बार, लाइव वाले जो हैं वो अपनी अटेंडेंस दीजिए। बताइए मुझे। नवीन, अनिल, चलिए जी। देखिए, कल हम पढ़ रहे थे नेशनलिज्म क्या है। अ फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड फॉर योर ओन कंट्री। देश प्रेम की भावना को नेशनलिज्म कहते हैं। और अब ये देश प्रेम की भावना आएगी कैसे? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी तब आएगी। लेकिन उससे पहले ऐसा क्या हुआ होगा कि देश प्रेम की भावना जगेगी? 1858 से 85 के बीच भारत में राष्ट्रवाद आया, यानी आज का चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। देखिए जी, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद देखें जरा। भारत में राष्ट्रवाद आने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण हम देखते हैं पत्र पत्रिकाएं। पत्र व अखबार। पत्र व अखबारों के माध्यम से देश में राष्ट्रवाद आया। राष्ट्रवाद आने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। 1858 के इंडिया में है हम, 85 तक देश में राष्ट्रवाद लाना है, वो कैसे लाएंगे? देखिए, कुछ कारण ऐसे बनेंगे। अब आपको कुछ चीजें बताता हूं जिनकी वजह से राष्ट्रवाद आया। पत्र व अखबार। देखिए जी, अखबारों व पत्रों की वजह से देश में राष्ट्रवाद कैसे आया? बंगाल में 1859 में, यानी देश जब गुलाम हुआ ना, अगले ही साल 1859 में नील विद्रोह हो गया। बंगाल में हो गया नील विद्रोह। नील को लेकर के विद्रोह हो गया बंगाल में, कि बंगाल के किसान परेशान चल रहे थे कि हम नील की खेती नहीं करेंगे, नील की खेती से हमारी जमीन खराब होती है। परेशान चल रहे थे। तब दो किसान नेता, एक का नाम है दिगंबर और दूसरे का नाम है विष्णु। दिगंबर व विष्णु दोनों ने मिलकर, देखो ध्यान से, ये दोनों किसान नेता हैं। इन दोनों ने मिलके किसानों को इकट्ठा किया और विद्रोह कर दिया। क्योंकि ये विद्रोह नील की खेती को लेकर के था, तो इसलिए ये कहलाया नील विद्रोह। प्रशासन टाइट हो गया और प्रशासन ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। किसानों को अरेस्ट कर लिया, बुरे तरीके से कुचल दिया विद्रोह को, मामला दब गया। अब आप सोचिए, उस समय देश में एकता तो थी नहीं। अब एकता कैसे होगी? देश पूरा मिलकर के कैसे काम करेगा? थोड़ी थोड़ी बातें आएंगी। अब ये बात हरियाणा में बैठे लोगों को कैसे पता लगे कि बंगाल के किसान दुखी हैं? और है भी तो हमें क्या मतलब, है ना? तब इस बात को लेकर के दो इतिहासकारों ने दो नाटक लिखे। तब बंगाल में ही दो नाटक लिखे गए।
एक का नाम है नील दर्पण और दूसरे का नाम है हिंदू पैट्रियट। दो नाटक लिखे गए, नील दर्पण व हिंदू पैट्रियट। नील दर्पण लिखा है दीनबंधु ने, और हिंदू पैट्रियट लिखा है हरिश्चंद्र ने। इन दोनों ने दो नाटक लिखे, दो पत्रिकाएं निकाली और इन पत्रिकाओं में पूरे के पूरे नील विद्रोह की जानकारी दी कि कैसे बंगाल में नील विद्रोह हुआ था, कैसे किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी, कैसे लोग परेशान थे और कैसे अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया। ये अखबार पूरे देश में जब पहुंचे तो पूरे देश ने इनके बारे में पढ़ा और सबके मन में, सबको पता लग गया कि बंगाल में क्या हुआ था। ठीक है, अब आप हरियाणा में बैठे हुए हैं, नील दर्पण पढ़ने के बाद आपके मन में क्या आएगा? यार बंगाल में जो हुआ है वो सही नहीं है, किसानों की मांग तो जायज थी, सरकार ने जो लाठीचार्ज किया, जो अरेस्ट किया, किसानों को जो दमन किया, वो अच्छी बात नहीं है। आज बंगाल में हुआ है, कल हरियाणा में होगा। आप भले ही उनकी सहायता करने वहां नहीं गए, लेकिन आपके मन में फीलिंग आई उनके प्रति कि हाँ यार गलत हुआ है उनके साथ। तो आप बैठे हैं कहाँ और वो बैठे हैं वहां, आपके मन में फिर भी उनके लिए थोड़ी बहुत फीलिंग आई। क्या ये राष्ट्रवाद की फीलिंग है? बिल्कुल है। तो ऐसे धीरे धीरे राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है, एकदम से नहीं आएगा, समय समय पे नई नई चीजें होंगी फिर आएगा। तो शुरुआत हो गई है। क्या पत्र पत्रिकाओं का योगदान रहा राष्ट्रवाद में? बिल्कुल रहा जी, ये देख लीजिएगा आप। बताइए यहां तक, इसे नोट कीजिए फिर। क्लियर है जी? तो आप मानते हैं कि योगदान है पत्र पत्रिकाओं का। दूसरा हम देखेंगे इसमें, वायसराय कुछ ऐसे होंगे, उनके समय में कुछ घटनाएं ऐसे घट जाएंगी कि राष्ट्रवाद आ जाएगा। फटाफट नोट करो और अच्छे तरीके से सेम टू सेम।
हो गया जी? यार कमेंट नहीं कर रहे आप लोग। पहले ये बता दो कौन कौन लाइव देख रहा है क्लास, फिर मैं आगे चलता हूँ। बताना जरा। बहुत बढ़िया, अब आए। कर दो फटाफट एक बार और कमेंट। हो गया, ओके ओके जी। चलिए फिर आगे। उसके बाद देखिए कुछ वायसराय ऐसे रहे जिन्होंने कुछ काम करवाए जिनकी वजह से देश में राष्ट्रवाद आया। अब हम एक बात करेंगे वायसराय की। एक वायसराय रहा लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन 1876 से लेके 1880 तक भारत का वायसराय रहा। ये भारत का वायसराय बनकर के आया लॉर्ड लिटन, ठीक है जी। और इस वक्त इसने आते ही जो काम किए, जो तबाही मचाई, सबसे पहले 1877 में आते ही इसने दिल्ली में एक भव्य दरबार लगाया। दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार रानी विक्टोरिया के स्वागत में। इस दिल्ली दरबार में इसने लाखों रुपए खर्च कर दिए। लाखों रुपए खर्च कर दिए। और वो दौर था जब देश में अकाल पड़ा हुआ था जी। अकाल के दौर में इसने लाखों रुपए खर्च कर दिए सिर्फ एक दरबार पे। तो ऐसे में भारतीयों ने इस चीज को बड़ा अलग तरीके से लिया था कि हमारे पास तो खाने को पैसे नहीं है, तुम दरबार लगा रहे हो और यहाँ का पैसा बर्बाद कर रहे हो। देश निराश हुआ इस बात को लेकर के। क्या दिल्ली दरबार वाली घटना से लोग खुश होंगे? नहीं, खुश नहीं है तो वो परेशान है। परेशान करेंगे तो अकाल तो पूरे देश में ही था। पूरा देश मिलकर के ये फीलिंग लाएगा कि हाँ यार ये तो गलत है अंग्रेज तो दिल्ली दरबार लगाया। इससे राष्ट्रवाद की घटना पैदा हुई। उसके बाद देखिए जो इंडियन सिविल सर्विसेज होती है, यानी प्रशासनिक सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं प्रशासनिक सेवाओं में इसने क्या किया, जो एज होती है एंट्री पाने के लिए, वो एज 21 से घटाकर 19 कर दी। 21 से घटा के 19 कर दी। तो हजारों युवाओं को बड़ा दिक्कत हुई कि यार ये क्या सिस्टम है, हम जब तक ग्रेजुएशन करेंगे 19 प्लस हो जाएंगे, हम बन ही नहीं सकेंगे आईएएस। दिमाग खराब हुआ लोगों का, खिलाफ चले इसके। यानी इसका दूसरा काम भी देश को निराश कर गया। अगला काम 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया इसने जी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का मतलब क्या है कि जो
लोकल प्रेस है, यानी स्थानीय भाषा में छपे हुए अखबार, उनके लिए लाइसेंस कंपलसरी कर दिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ एक शब्द भी नहीं लिखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ एक शब्द भी नहीं छापना, और अगर ऐसा हुआ तो आपका लाइसेंस रद्द, संपत्ति जब्त, और हो सकता है आपको सजा भी हो जाए। सीधा सीधा दिख रहा है, मीडिया की बोलती बंद कर दी, मतलब छापो लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं। छाप दिया तो ये होगा। इस व्यक्ति का आखिरी काम 1878 में ही आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट कि कोई भी भारतीय यदि गन रखना चाहता है या उसका व्यापार करना चाहता है तो लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, और अगर लाइसेंस नहीं होगा तो 3 से 7 साल की सजा होगी, अगर लाइसेंस नहीं मिला तो अब देखिए, इस बंदे ने जो काम किया वो एक तरफा है। दिल्ली दरबार में पैसा उड़ाओ हमारा, हमें आईएएस की नौकरी में मत जाने दो, 19 कर दी एज लिमिट, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, हमारे लोकल मीडिया को भी छापने मत दो, और भारतीयों को गन भी ना रखने दो, ना व्यापार करने दो। इस बंदे ने एक भी काम ढंग का नहीं किया। लिट्टन के ये सारे काम जनता को ये 4 साल में समझ में आ गया, भाई बंदा काम का नहीं है, सरकार काम की नहीं है, एक हो जाना चाहिए। तो क्या इसकी वजह से देश में राष्ट्रवाद नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। राष्ट्रवाद में बहुत बड़ा योगदान है जी इस बंदे का। बताओ जी अब। क्लियर है? सारे के सारे इसके काम नोट करके फिर कमेंट करके बताएंगे।
कोई प्रॉब्लम नहीं जी, चलो आगे। ओके जी, अगला वाइसराय देखिए। लॉर्ड रिपन 1880 से लेके 1884 तक। लॉर्ड रिपन, रिपन गद्दी पे बैठते ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया इसने, बड़ा अच्छा काम किया। जो इंडियन सिविल सर्विसेज होती है, प्रशासनिक सेवाएं, प्रशासनिक सेवाओं में एज लिमिट 19 से बढ़ा के दोबारा 21 कर दी। बहुत बढ़िया। इस व्यक्ति ने स्थानीय स्वशासन पे ध्यान दिया, वह विकेंद्रीकरण पर काम किया। स्थानीय स्वशासन या विकेंद्रीकरण हम किसको बोलते हैं? जैसे अगर हम बात करें, सबसे ऊपर होता है केंद्र, केंद्र सरकार के अधीन राज्य, फिर होता है जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट, और फिर होता है लोकल, स्थानीय। तो इसने सबसे ज्यादा ध्यान दिया इन पे, स्थानीय लोगों को स्थानीय निकाय बनाओ, वहां के लोगों की समस्या वहीं सोल्व हो सके। इसी को कहा जाता है विकेंद्रीकरण, केंद्र से हटके काम करना। स्थानीय स्वशासन भी इसी को कहा जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। और सोचिए इसी बात को, यही कंसेप्ट स्थानीय स्वशासन ही 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज कहलाया। यही कंसेप्ट 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज कहलाया था, ठीक है। अब तक जितने काम किए रिपन ने, ये सारे के सारे काम बिल्कुल सही है, हमारे लिए हितकारी थे, हमें कोई दिक्कत इसमें नहीं थी। ठीक है, इजी नोट, चाय पी लेता हूं।
समझ पा रहे हैं? पंचायती राज कहलाएगा भविष्य में। 2 अक्टूबर 1959 पंचायती राज राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट हुआ था। हाँ जी बताइए। अब आप समझेंगे रिपन ने तो ऐसा कुछ बिगाड़ा भी नहीं हमारा कि राष्ट्रवाद आ जाए हमारे। रिपन का आखिरी काम देखिएगा अभी। नीतू, ट्रेन निकल रही है क्या आपकी? या 2 घंटे वेस्ट हो गए आपके कि मतलब अभी मैं लिख करके आपको बोल रहा हूँ लिख लो और आप आगे से मुझे कह रहे हो कि पढ़ा लो। मुझे पता है कब पढ़ाना है। आप लोग प्लीज मुझे ना बताएं। ये सब मुझे बड़ा इरिटेटिंग लगता है कि आगे चलो सर, पढ़ा दो सर, ये सर। इतना भी रफ्तार से नहीं चलना, और ज्यादा रफ्तार से चलना है आप लोगों को तो फिर और पढ़ लो कहीं से। देखिए जी, लॉर्ड रिपन का ही आखिरी काम रिपन उस समय जब भारत का वायसराय था, उसने एक आखिरी काम किया। 1883 में इल्बर्ट बिल पास कर दिया। इल्बर्ट बिल पास हुआ। क्या है इल्बर्ट बिल? आप ये देखिएगा जी। इल्बर्ट बिल पास किया। इल्बर्ट बिल क्या है, एक बार आपको पहले समझना पड़ेगा कि इल्बर्ट बिल से पहले क्या हुआ था। इल्बर्ट बिल से पहले यानी इसके पास होने से पहले एक सिस्टम था बड़ा अजीब, और वो सिस्टम ये था कि कोई भी ऐसा केस जिसमें कोई अंग्रेज और कोई इंडियन दोनों इन्वॉल्व हैं, कोई ऐसा केस जिसमें कोई अंग्रेज ऐसा है मनदीप, फीस दे रखी है तो खरीद नहीं रखा मुझे, ठीक है? और जितनी फीस तूने दे रखी है ना, पता भी है, कोर्स खरीद रखा है, टीचर नहीं खरीद रखा। अपनी लैंग्वेज का सही इस्तेमाल करो आप, ठीक है?
और मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूं मनदीप सिंह, कर देना कॉल टीम के पास। देखिए जी, ऐसा कोई केस जिसमें कोई भारतीय और कोई अंग्रेज इन्वॉल्व है, तो ऐसे केस पहले सिर्फ अंग्रेजी जज के पास जाते थे। अंग्रेजी जज देखते थे। ऐसे केस अंग्रेजी जज देखते थे। अब इल्बर्ट बिल आने के बाद में इल्बर्ट बिल ने कहा जी देखो ऐसे रेसिज्म फैल रहा है, रिपन कह रहा था कि ऐसे रेसिज्म फैल रहा है कि अगर अंग्रेज का मामला है तो अंग्रेज के पास ही जाएगा। क्या सर टी पिलोराम से बाद में? अरे कोई बात नहीं जी, देखो भाई सिंपल सी बात है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को ये भी पता है मैं कैसा पढ़ा रहा हूं। मार्केट में बहुत सारे टीचर्स हैं, टाइम खराब होता है, पढ़ाया कुछ नहीं जाता। मुझे मेरी टीचिंग की कदर है और मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाना पसंद करता हूं जो मुझसे पढ़ना पसंद करते हैं। तरीका मेरा खुद का होता है, ऐसा है नहीं कि मैं नया खिलाड़ी हूं इस मार्केट में, 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। तो मुझे ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मुझे क्लास में ये बताए कि आप कब पढ़ाओ और कब रुको, और ऊपर से ये बोलना कि सर फीस दे रखी है। तो फीस में आप कोर्स खरीदते हैं, टीचर को नहीं खरीदते, ठीक है। इतनी मेहनत करके, इतना नाम कमा के, इतना पोलाइट रह के भी अगर आपकी ये बातें सुननी पड़ गई कि फीस दे रखी है, तो फिर आप लोग भाई फिर मुझे अच्छे से जानते नहीं हैं। मैं ये बातें नहीं सुनता, मैं क्लास से बाहर कर देता हूँ, मैं ब्लॉक कर देता हूँ, ये मेरा रिकॉर्ड रहा है। हाँ, पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, पढ़ाने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जितनी मुश्किल चीज़ें होंगी आपको बिल्कुल दिमाग में बैठेगी, और आपको लग रहा हो मैं पढ़ाने में ऑनेस्ट नहीं हूँ, टीचिंग में ऑनेस्ट नहीं हूँ, तो मुझे आप बता देना। इल्बर्ट बिल के बाद में क्या होता है कि अब कोई भी केस हो जिसमें अंग्रेज या भारतीय, कोई भी अंग्रेज या कोई भी इंडियन शामिल है, तो ऐसे केस भारतीय जज भी देख सकेंगे। भारतीय जज भी देख सकेंगे, ठीक है। तो ऐसे में ये हो गए जी अंग्रेज, अंग्रेजों को दिक्कत हो गई, अंग्रेज परेशान, ये तो गलत हो गया। अगर हमारा कोई केस किसी भारतीय के साथ और भारतीय जज ने देख लिया तो वो हमें तो जेल में डाल देगा, अंग्रेज तो हमारा फेवर कर लेते। तो जो इल्बर्ट बिल आया है, रिपन ने जो लागू किया, उससे दिक्कत किसको हुई है? अंग्रेजों को, और अंग्रेजों ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया 1883 में ही। अब क्योंकि ये विद्रोह अंग्रेजों ने किया है, इसीलिए इसको कहा गया श्वेत विद्रोह। और श्वेत विद्रोह का असर इतना हुआ, श्वेत विद्रोह का असर इतना हुआ कि इल्बर्ट बिल में चेंज करना पड़ा। क्या कि अगर कोई भारतीय जज के फैसले से सेटिस्फाई नहीं हो तो अंग्रेज को हक होगा अब कि वो जूरी की मांग कर सकता है, और जूरी में अंग्रेज ज्यादा होंगे, इंडियन कम होंगे। जूरी मतलब ग्रुप ऑफ जजेस। समझ में आ गई बात? इस दबाव के कारण ये हुआ। अब देखो, इल्बर्ट बिल लागू होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, पहले भी अंग्रेज ही फैसला सुनाते थे। लागू होने के बाद चलो भारतीय सुना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें खुशी की बात है हमारे लिए। अब इल्बर्ट बिल में चेंज हो गया तो हमें दुख किस बात का? कैसे राष्ट्रवाद आएगा? इस बात को उस नजरिए से सोचो। आप उस जमाने में होते तो आप यही समझते कि अंग्रेजों के खिलाफ एक बिल आया है, दिक्कत हो गई, दिक्कत होते ही सारे इकट्ठे हो गए, विद्रोह कर दिया। हमारे खिलाफ तो दिल्ली बिल आते हैं,
हमें तो दिक्कत नहीं होती थी, हम तो इकट्ठे नहीं होते। और अंग्रेज इकट्ठे हुए तो देखो विद्रोह करके उन्होंने इल्बर्ट विल में चेंज करवा दिया। ये कुछ लोग मिलकर के अगर विद्रोह कर सकते हैं, हमारी संख्या तो करोड़ों में, हम मिल जाएं तो अंग्रेजों को निकाल भी सकते हैं। क्या ऐसी फीलिंग आना राष्ट्रवाद की फीलिंग नहीं है? ये आखिरी प्रहार थी। जैसे 1857 की क्रांति में तत्कालीन कारण था ना, ऐसे ही राष्ट्रवाद का तत्कालीन कारण है ये। समझ में आ गई बात? फटाफट नोट कीजिए। हाँ जी। अच्छा ये बात बताना, मतलब मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। क्या आप लोगों को इल्बर्ट विल, देखो पेपर में तो इतना ही आएगा इल्बर्ट विल कब किसने पारित किया, क्या आप लोगों को पूरा सीन समझ में आ गया कि था क्या? हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, पेपर में आए ना आए लेकिन पता तो हो कि बात क्या थी, है ना? और फिर इसको लिंक करना कि कैसे राष्ट्रवाद के साथ ये संबंधित है। बताओ, आ गई ना ये बात समझ में? एक ही बच्चा देख रहा है क्या? करो यार कमेंट। ये सबसे मुश्किल टॉपिक था, इल्बर्ट विल याद नहीं होता ऐसे। क्लियर? अब सुनिए जी अगली बात। इस बात को ध्यान से समझना, ये लिंक करने की चीज है। हमारी बिखरी हुई जनता, ये हो गई जी बिखरी हुई जनता, राष्ट्रवाद से पहले की जनता। राष्ट्रवाद के कारण जैसे ही राष्ट्रवाद आया, हमारी जनता एक हो गई। बिखरी हुई जनता एक हो गई, जो लोग अलग अलग थे वो सारे एक हो गए। राष्ट्रवाद आ गया जी देश में, ठीक है? अब राष्ट्रवाद आया है तो उस समय ये है जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक वायसराय, 6 उसकी कार्यकारी परिषद के लोग, ठीक है? ये सब, इसको बोलेंगे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सब अलग अलग थे तो सब पे राज कर रहे थे। अब एक हो गई, राष्ट्रवाद आ गया देश में, तो इस राष्ट्रवाद का असर इतना होगा कि जनता इकट्ठी हो गई, कोई भी गलती की तो जनता का दबाव हमारे ऊपर आएगा। अब बार बार जनता समझदार हो गई, हर बात के खिलाफ विद्रोह करने शुरू कर दिए, सारी बातें। अब ये विस्फोट इनके तरफ आ रहा है, ये बढ़ता हुआ दबाव इनके ऊपर आएगा, तो इसका मतलब ये क्या करेंगे? भाग सकते हैं ये लोग तो, है ना? समझदारी दिखाएंगे,
इस सिस्टम को अलग तो कर नहीं सकते, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब इनको अलग अलग करने से अच्छा है एक दीवार बना ली जाए। अगर ये विस्फोटक इनकी तरफ आ गया तो अटैक होगा, विस्फोट होगा। तब इन्होंने एक दीवार बनाने की सोची, अंग्रेजों ने एक दीवार बनाने की सोची, बस ये दीवार हमें बचा ले, और वो दीवार है कांग्रेस पार्टी। क्यों ना इन्हीं लोगों में से कुछ समझदारों को इकट्ठा करके एक सिस्टम बनाए कि जब जब जनता को दिक्कत आए वो जनता उनको रिटर्न में दे, जनता अपनी बात इस दीवार तक पहुंचाए और ये दीवार यानी कांग्रेस हम तक पहुंचाए। जो पत्थर हमारे ऊपर आने वाले थे अब हमारे ऊपर वो नहीं आएंगे, रिटर्न में आएगा सब कुछ। अगर बीच में ये दीवार ना हो तो जनता तो एकदम से टूट पड़ेगी सरकार के ऊपर। जनता अब कांग्रेस को बताएगी, कांग्रेस सरकार को, यानी कि कांग्रेस की स्थापना अब होगी जी। समझ में आ गई बात? ऐसे अब कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज करवाएंगे, अंग्रेजों के लिए ये सेफ्टी वॉल्व का काम करेगी। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत किसी को? अब हो गई कांग्रेस पार्टी की स्थापना, अंग्रेज खुद करवाएंगे भाई, देख लो बढ़ता हुआ राष्ट्रवाद, बुरा हाल हो जाएगा, 1857 वाला काम हो जाएगा। समझ में आ गई ना कांग्रेस पार्टी की स्थापना कैसे होगी? अब हम पढ़ेंगे कांग्रेस पार्टी की स्थापना। देखो ये जो पिक्चर मैंने आपको बना के दिखाई है, इसी का मतलब है कांग्रेस पार्टी की स्थापना। कांग्रेस की डायरेक्ट स्थापना करें 1885, वो चीज समझ में नहीं आएगी। अब आपको समझ में आएगी जरूरत क्यों पड़ी। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? राष्ट्रवाद के कारण देश एक हुआ, एक होगा तो टूट पड़ेगा, टूट ना पड़े इसलिए बीच में दीवार बना दी अंग्रेजों ने कि भाई सारे अपनी समस्याएं यहां तक लाओ, कांग्रेस हमें देगी, हम करेंगे सोल्व मिलकर के कांग्रेस के साथ। बताइए ये वाला डायग्राम आपको समझ में आया है? फिर मैं आगे चलता हूं। क्लियर? बहुत बढ़िया, सीन समझ गए ना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अब देखिए जी कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में एक व्यक्ति, सॉरी 84 में एक व्यक्ति जिसका नाम है ए ओ ह्यूम, वायसराय के पास काम करता था जी, एक पुराना आईएएस ऑफिसर। देखिए जी ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम ने 1884 में एक दल बनाया, इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की और कहा कि यह भारतीयों के लिए बना है। और इस दल की पहली बैठक यानी पहला सेशन 1885 बॉम्बे में आयोजित किया गया। बॉम्बे में आयोजित किया गया। इस पहले सेशन में बॉम्बे के अंदर 72 मेंबर्स, 72 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, इस तरीके के लोग, ठीक है, ये सब मिले। तब दादा भाई नौरोजी ने कहा भाई हमारा ही सिस्टम है तो हमारा ही बंदा अध्यक्ष बन जाएगा। तब इसमें पहला प्रेसिडेंट बनाया गया WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। और दादा भाई के सुझाव पर दादा भाई नौरोजी ने कहा भाई ठीक है ये संगठन हमारा है तो हम नाम खुद रखेंगे। इसका नाम रखा गया इंडियन कांग्रेस। बाद में नेशनल शब्द भी जुड़ जाएगा। और इस वक्त भारत का वायसराय था
लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। डफरिन के समय में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई 1885 में बॉम्बे में। 84 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई थी, उसी को बाद में कांग्रेस का नाम दिया गया। पहले सेशन में 72 लोग थे। पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। नाम इंडियन कांग्रेस रखा दादा भाई नौरोजी के सहयोग से। और संस्थापक है ए ओ ह्यूम। स्थापना हुई 85 में बॉम्बे में। किसके समय में? डफरिन के समय में। कांग्रेस पार्टी आ गई जी मार्केट में। अब जनता और सरकार के बीच एक दीवार है, कांग्रेस पार्टी। समझ गए ना बात को? ऐसे कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है जी। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इंडियन कांग्रेस, अच्छा इसके ऊपर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस व्योमेश चंद्र बनर्जी। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर नाम दिया इंडियन कांग्रेस। पहले नाम रखा था इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है, फटाफट बताओ यार, समझ गए क्या सारे? क्लियर? देखिए जी, आगे आगे चलूं। अब देखो, जो कांग्रेस पार्टी बन गई, उसके बनने के बाद 1885 में बन गई। अब देश कांग्रेस के हिसाब से चलेगा। देश में राष्ट्रवाद आ गया, आगे 47 तक का सफर यही संभालेगी। तो कांग्रेस पार्टी के साथ क्या सीन होता है? आने वाले सिस्टम को 3 भागों में बांट दिया जाता है। कांग्रेस शुरू के 20 साल रहेगा उदारवादी चरण। मैं बताऊंगा सबके बारे में क्या होता है। शुरू के 20 साल रहेगा जी उदारवादी चरण। फिर रहेगा उग्रवादी चरण। और फिर रहेगा गांधीवादी चरण। ये 1885 से लेके 1905
ये 1905 से लेके 1917 और 1917 से गांधी जी का चरण शुरू हो जाएगा 1947 तक, मतलब देश को आजादी मिलेगी ऐसे। कांग्रेस के बनने के बाद शुरू में बड़ा पोलाइटली लिया जाएगा कांग्रेस दोबारा, फिर थोड़ा सा उग्र रूप, और फिर देश में माहौल बनेगा गांधी जी वाला। शुरू में देश का माहौल बनाया कांग्रेस ने 20 साल तक, सिर्फ पत्र लेटर सब कुछ चलाती रही, और उसके बाद थोड़ा सा गुस्से वाली बातें हुई, उसके बाद गांधीवादी चरण। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम ये सब पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात? अगली क्लास में हम लोग उदारवादी चरण यानी कांग्रेस के चरण को पढ़ेंगे। उदारवादी व उग्रवादी दोनों चरणों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? मतलब आगे कांग्रेस के बाद यही चलेगा जी। 1885 से लेकर 1947 तक आप समझ लीजिए। शुरू में उदारवादी, क्योंकि जो बड़ी एज के लोग थे, फिर जो नए चेहरे जुड़े उन्होंने उग्र रूप दिखाया, और फिर गांधी जी आए, अलग ही रूप दिखाया। क्लियर है? कोई बात पूछनी है? पूछिए जरा। और आज अगर किसी भी स्टूडेंट को बुरा लगा हो तो भाई मेरी बात को समझने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है? अब इस तरीके की जब बातें होगी कि फीस दे रखी है, ये है, तो फिर ब्लॉक होगा। ठीक है जी, बताइए फटाफट। क्लियर? नथिंग। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।